नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौम्य लॉ स्टडी में। और मैं आपका मित्र हरिप्रसाद। और आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण अधिनियम, महामारी अधिनियम 1897, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक पुलिस अधिकारी जो कोरोना के दौरान ड्यूटी कर रहा था, उनका हाथ काट कर अलग कर दिया गया। आपने और भी कई हिंसक घटनाएं देखी होगी जो कोरोना वॉरियर्स के साथ में हुई है। उन ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया जो महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जैसे स्वास्थ्य कर्मी है, उनके साथ में अगर हिंसक घटना होती है तो इस बारे में क्या कहता है ऑर्डिनेंस 2020, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा जो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो महामारी अधिनियम 1897, महामारी अधिनियम 1897 क्यों लाया गया? देखिए, उस 1897 में एक महामारी फैली थी, प्लेग से बचने के लिए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए महामारी अधिनियम लाया गया, जो आज के समय में भी सार्थक है। तो महामारी अधिनियम एक छोटा सा अधिनियम है जिसमें मात्र 4 धाराएं है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इसमें 4 धाराएं हैं। धारा 1 बता दी इसका नाम और विस्तार। नाम क्या होगा? तो इसका नाम महामारी अधिनियम 1897 होगा, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 होगा। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। ये क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए यह अधिनियम लाया गया। तो क्यों लाया गया यह अधिनियम? महामारियों की रोकथाम के लिए यह अधिनियम लाया गया। अब बात करते हैं इसके सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में राज्य सरकार के पावर, और इसके बाद अमेंडमेंट में एक सेक्शन और जोड़ा गया, सेक्शन 2A, जिसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। तो सेक्शन 2 के अनुसार, इसकी धारा 2 के अनुसार क्या किया जा सकता है, राज्य सरकार क्या कर सकती है? तो राज्य सरकार की पावर धारा 2 में दी गई है। राज्य सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए या बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए रेगुलेशन ला सकती है, विनियम बना सकती है, और ऐसे नियम जो इस अधिनियम की रोकथाम के लिए आवश्यक हो, ऐसे नियम बना सकती है। और जो यातायात के साधन है, वायुयान है, रेल है, इनके निरीक्षण की व्यवस्था कर सकती है, और संक्रमण व्यक्तियों की जांच के लिए रेगुलेशन ला सकती है। तो ये पावर है राज्य सरकार की। राज्य सरकार किस प्रकार से उपाय करेगी? सबसे पहले यात्रियों का निरीक्षण और जांच कर सकती है। दूसरी बात है कि जिनके बारे में संक्रमित होने की आशंका है, ऐसे संक्रमण या संक्रमित व्यक्तियों को जो है अलग रखने की व्यवस्था कर सकती है। राज्य सरकार ऐसे रेगुलेशन लाके जो है महामारियों के संक्रमण को रोकथाम के लिए भी नियम बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि राजस्व नियम बनाए हैं, जिसमें देखा होगा कि आपने, अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा सकता तो उसके लिए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक्ट को फॉलो नहीं किया है, उसके लिए जो है जुर्माने की व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उसके लिए भी जुर्माने की व्यवस्था की गई।
तो ये एक्ट जो है महामारी अधिनियम 1897, ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है। इसकी धारा 2 ये सरकार को पावर देती है कि सरकार ऐसा कार्य कर सकती है जो महामारियों के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक हो। अब आती है धारा 2A। धारा 2A 1937 में संशोधन करके जोड़ी गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार को एम्पावर्ड करती है, जो केंद्र सरकार को शक्ति देती है कि केंद्र सरकार खतरनाक बीमारियों के रोकथाम के लिए, जब खतरनाक बीमारियों के फैलने की आशंका हो तो उसके लिए रेगुलेशन बना सकती है, विनियम बना सकती है, और वायु यात्रा, जल यात्रा आदि बसेज वगैरह का निरीक्षण भी कर सकते हैं। बसेज इसमें वर्ड नहीं था, ये जो अमेंडमेंट आया है 2020 का, इसमें बसेज वगैरह भी इसमें संशोधन कर दिया गया है। सेक्शन 2A की डेफिनेशन में भी इसमें भी चेंज कर दिया गया है। अब बसेज वगैरह के भी निरीक्षण कर सकती है, संक्रमित व्यक्तियों को अलग रख सकती है, और संपूर्ण भारत में या जिस राज्य क्षेत्र में किसी महामारी का प्रसार है उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक जो कार्य है या आवश्यक जो नियंत्रण है, ऐसे नियम बना के जो है लागू कर सकती है। अब आती है इसकी धारा 3। धारा 3 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इस महामारी अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा। तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 क्या है, तो ये हमने पिछले वीडियो में भारतीय दंड संहिता के जो अपराध देखे थे उनमें 188 को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जा रही है, तो पिछला वीडियो भी आप जाकर देख ले 188 क्या है। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब आती है इस अधिनियम की धारा 4। धारा 4 एक सिंपल बात करती है कि अगर कोई भी अधिकारी, अगर कोई भी लोक सेवक इस एक्ट को लागू करने के लिए, इस एक्ट के अनुसार या इस एक्ट में नियुक्त किया गया है, अगर वो कोई कार्य करता है और उससे सद्भाव पूर्वक कोई गलती हो जाती है अनजाने में, तो उस व्यक्ति को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, नहीं किसी न्यायालय के सामने उसको उत्तरदायी होना पड़ेगा। अगर उसने गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक कार्य किया और अपनी ड्यूटी के दौरान अगर उससे कोई गलती हो गई है तो ऐसे अधिकारी को इस अधिनियम के अनुसार जो है दायित्व मुक्त किया जाता है, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। तो ये 4 धाराएं इस एक्ट में है। लेकिन आए दिन जब से जो कोरोना वायरस कोविड-19 आया है तो हमने देखा है कि भारत में कोरोना वॉरियर्स या स्वास्थ्य सेवा कर्मी या डॉक्टर्स, नर्सेज, चिकित्सा कर्मी, इनके साथ में जो हिंसक घटनाएं हो रही थी, इनके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा था, ऐसे दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए जो है भारत सरकार ने अप्रैल में 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डिनेंस लाया, एक अध्यादेश लाई। भारत सरकार ने जो है द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लागू किया कि ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे वॉरियर्स, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोक सेवक जो कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए लगे हैं, उनकी हिंसा से जो है उनको बचा सके, इसलिए भारत सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश जारी किया। संक्षिप्त जानकारी देता हूं कि अध्यादेश होता क्या है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में ऑर्डिनेंस जारी करने का प्रावधान। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब संसद का सत्रावसान चल रहा हो, जब संसद के सेशन नहीं चल रहे हो, तब अगर गवर्नमेंट को कानून की जरूरत होती है तो एक्ट तो पारित नहीं कर सकती, क्योंकि एक्ट पारित करने का काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जो है मीटिंग नहीं चल रही है, उनका सेशन नहीं चल रहा है, उस समय अगर कानून की जरूरत होती है तो उस समय भारत सरकार या राज्य सरकार में राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और भारत सरकार में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है।
ऑर्डिनेंस मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार होता है, लेकिन जो है इसको जारी करता है प्रेसिडेंट। तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में ये ऑर्डिनेंस जारी किया भारत सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को। इस ऑर्डिनेंस का नाम है द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया 22 अप्रैल को। अब क्या कहता है ये ऑर्डिनेंस? ये ऑर्डिनेंस जो हमने अभी महामारी अधिनियम 1897 में देखा, उसमें संशोधन की बात करता है। उसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? तो सबसे पहले हमने देखी थी धारा 1। धारा 1 कहती है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, तो हमने देखा उसका नाम होगा महामारी अधिनियम 1897। लेकिन उसमें इस ऑर्डिनेंस के जरिए एक धारा जोड़ दी गई 1 के बाद में, धारा 1 के बाद 1A, या हिंदी में एक धारा नई जोड़ दी गई जो परिभाषित करती है। यहां पे कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। इस ऑर्डिनेंस में 3 शब्दों को परिभाषित किया गया धारा 1A में। कौन कौन से? नंबर 1 एक्ट ऑफ वायलेंस, हिंसक गतिविधि या हिंसक कार्य को परिभाषित किया गया। 2B में हेल्थ केयर पर्सनल, स्वास्थ्य सेवा कर्मी को परिभाषित किया गया। और इसकी धारा 1C में संपत्ति, प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। तो धारा 1A में जो पहली परिभाषा, 1A में जो पहली परिभाषा है वो क्या है? एक्ट ऑफ वायलेंस, हिंसक गतिविधि क्या होगी। अब हिंसक गतिविधि क्या होगी? हिंसक गतिविधि से ऐसा कोई कार्य सम्मिलित है हिंसक गतिविधि में जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी के विरुद्ध हो। तो ऐसी कोई भी घटनाक्रम जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी के विरुद्ध हो या ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जो इस एक्ट की पालना में कार्य कर रहा है, नंबर 1 उसके कार्य को प्रभावित करने वाली हो या कार्य के दौरान उत्पीड़न करती हो, नंबर 2 उसके जीवन को नुकसान पहुंचाती हो, चोट पहुंचाती हो, उसके शरीर को क्षतिकारित करती हो, नंबर 3 कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाती हो और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हो। अगर ऐसे स्वास्थ्य सेवा कर्मी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, वो भी हिंसक गतिविधि में आ जाएगा। इसकी दूसरी परिभाषा है 2B, महत्वपूर्ण परिभाषा है हेल्थ केयर पर्सनल, स्वास्थ्य सेवा कर्मी। स्वास्थ्य सेवा कर्मी क्या होंगे? स्वास्थ्य सेवा कर्मी किसे कहेंगे हम? स्वास्थ्य सेवा कर्मी का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको अपने कर्तव्य पालन के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा है, ड्यूरिंग हिज या हर ड्यूटी, उसके कर्तव्य के दौरान अगर संक्रमण फैलने का खतरा है तो वो व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी में आएंगे, जिसमें निम्न व्यक्ति शामिल है। नंबर 1 पब्लिक और क्लिनिकल स्वास्थ्य के सेवा प्रदाता आ जाएंगे, नर्सेज आ जाएगी, डॉक्टर्स आ जाएंगे, पैरामेडिकल कर्मी आ जाएंगे। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जिसको इस एक्ट के अनुसार बीमारी की रोकथाम के लिए नियुक्त किया गया, वो सभी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मी में आएंगे। और तीसरा है ऐसे व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा महामारी अधिनियम के अनुसार कार्य करने के लिए नामित किया गया है। तो यहां पे देखिएगा, जो कोरोना वॉरियर्स है वो सभी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट से इसलिए नहीं बच सकता कि वो कहता है कि मैंने जो हिंसा की है वो स्वास्थ्य सेवा कर्मी के साथ में नहीं की है। मान लीजिए एक टीचर भी अगर स्वास्थ्य इस एक्ट के अनुसार काम कर रहा है, महामारी एक्ट का काम कर रहा है, वो सर्वे कर रहा है या कहीं जो है क्वारंटाइन सेंटर पे काम कर रहा है, उसके साथ में भी अगर ऐसी हिंसक घटनाएं होती है तो उसको भी इस ऑर्डिनेंस के अनुसार उत्तरदायी होना पड़ेगा और उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। कोई व्यक्ति भले ही आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो जो इस एक्ट के अनुसार कार्य कर रहा है, वो स्वास्थ्य सेवा कर्मी की परिभाषा में आता है और उसको इस एक्ट के अनुसार। तीसरी डेफिनेशन दी गई 1A में, वो डेफिनेशन है इसके क्लोज C में, प्रॉपर्टी, संपत्ति किसे कहेंगे। तो संपत्ति, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट संपत्ति इसमें आएगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट संपत्ति क्या है? इसका 2010 का जो रेगुलेशन है उसके अनुसार जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर्टी जो है वो इसमें आएगी प्रॉपर्टी में। क्वारंटाइन केंद्र
इसमें आएंगे, मोबाइल मेडिकल यूनिट इसमें आएगी, और ऐसी संपत्ति जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी की हो वो भी इसमें आएगी। इन शब्दों को क्यों परिभाषित किया गया? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस को इंप्लीमेंट कर सके और उन व्यक्तियों को दंड दे सके, इसलिए इन शब्दों को परिभाषित करना आवश्यक था। इसलिए इन शब्दों को परिभाषित किया गया एक नया सेक्शन धारा 1 के बाद 1A जोड़कर। तो ये हमने परिभाषा देखी। इस परिभाषा के बाद फिर धारा आती है एक्ट की धारा 2। धारा 2 तो एज इट इज रख दी। धारा 2A में कुछ संशोधन किया गया, जिसमें जैसे निरीक्षण करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था उसमें बसेज वगैरह को भी ऐड कर दिया गया और भी उसके पावर ज्यादा दे दी गई केंद्र सरकार को। और फिर आता है इसके बाद एक सेक्शन नया जोड़ा 2A के बाद में 2B। 2B ये कहता है कि नो पर्सन शेल इंड्यूल इन एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर पर्सनल और causes any damage or loss any property during an epidemic। कोई भी व्यक्ति इस महामारी के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, नो पर्सन शेल इंड्यूल इन एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, कोई भी हिंसक कार्य नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हो। प्रॉपर्टी कौन सी? जो अपने अभी परिभाषा में देखी थी, ऐसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर पहुंचाता है तो क्या होगा? तो पहुंचाता है तो धारा 3 में पनिशमेंट मिलेगा। धारा 3 के अनुसार दंड के लिए उसको उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो धारा 3 क्या थी? हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति, धारा 3 क्या थी? महामारी अधिनियम की धारा 3 हमने देखी कि धारा 3 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट की पालना नहीं करता है तो उसको आईपीसी की धारा 188 के अनुसार उत्तरदायी होना पड़ता है। अब उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। अब अमेंडमेंट के करके क्या कर दिया? जो 3 थी वो तो पहले क्लॉज में चली गई, फिर दूसरा क्लॉज आ गया धारा 3 का अमेंडमेंट के द्वारा। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मी के साथ में हिंसक घटनाक्रम करता है, इस एक्ट की पालना नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। दंड कितना होगा? पनिशमेंट कितना होगा? विच नॉट लेस देन 3 months और विच मे बी एक्सटेंड टू 5 years, अर्थात 3 महीने से कम नहीं होगा और 5 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो इसमें पनिशमेंट कितना मिलेगा? अगर इस एक्ट के अनुसार वायलेंस करता है अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मी के साथ में, तो 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 5 वर्ष तक का पनिशमेंट मिल सकता है। और जुर्माना कितना होगा? तो जुर्माना 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति हिंसक घटनाक्रम करता है या इस एक्ट के अनुसार जो वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनके साथ में हिंसक घटनाक्रम करता है, उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है। तो इसके बाद में आती है इस जो घटनाक्रम है उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति हिंसक घटनाक्रम के दौरान ऐसी हिंसक घटनाक्रम कर देता है जिसमें घोर उपत्ति ग्रीवियस हर्ट हो जाए, जो आईपीसी की धारा 320 में परिभाषित है। इस ऑर्डिनेंस एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी हिंसक घटनाक्रम कर देता है जो आईपीसी की धारा 320 में जो परिभाषित घोर उपत्ति है, ग्रीवियस हर्ट है, उसकी परिभाषा में आ जाता है, तो उसको जो है दंड ज्यादा मिलेगा। दंड कितना मिलेगा? ऐसे व्यक्ति को दंड मिलेगा 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक का दंड मिलेगा। और जुर्माना भी यहाँ 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि आईपीसी की धारा 320 में घोर उपत्ति की क्या परिभाषा है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? तो आईपीसी की धारा 320 के अनुसार 8 प्रकार के ग्रीवियस हर्ट उसमें दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नपुंसक बना देता है तो ग्रीवियस हर्ट है। अगर कोई व्यक्ति श्रवण शक्ति का यानी सुनने की शक्ति का स्थायी विच्छेद कर देता है तो ग्रीवियस हर्ट है। आपके नेत्र की शक्ति का स्थायी विच्छेद कर देता है तो ग्रीवियस हर्ट है। आपके चेहरे को विद्रूपित कर देता है तेजाब वगैरह डाल के या कैसे भी, तो भी ग्रीवियस हर्ट है। आपके दांत तोड़ देता है, दंत या हड्डियों का स्थायी विच्छेद कर देता है तो ग्रीवियस हर्ट है। तो इस प्रकार के घटनाक्रम जिसमें स्थायी अपंगता आ जाती है वो 8 प्रकार के घटनाक्रम है।
वो घोर उपैती की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखी धारा 3 और धारा 3 में पनिशमेंट। पनिशमेंट में 2 प्रकार के पनिशमेंट है। अगर घटनाक्रम सामान्य हुआ तो 3 महीने से लेके 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर घटनाक्रम अधिक गंभीर है, स्तरीय अपंगता हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो उसके लिए पनिशमेंट होगा 6 महीने से कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक का हो गया, और जुर्माना 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। अब इसके बाद अमेंडमेंट द्वारा धारा जोड़ी गई है, वो धारा है धारा 3। 3 में क्या क्या जोड़ा गया, तो धारा 3 के बाद में जोड़ी गई धारा है धारा 3। तो आप धारा 3 तो जो है दंड की बात करती थी, लेकिन धारा 3 के बाद और धाराएं जोड़ दी गई है। धारा 3A, 3B, 3C, 3D और 3E जोड़ी गई है। 3A कहती है कि इसमें जो अपराध होंगे वो सभी अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय का मतलब सभी अपराधों में पुलिस बिना वारंट के, बिना किसी कोर्ट के वारंट या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय होंगे और नॉन बेलेबल होंगे, अजमानती होंगे। धारा 3A ये कहती है। इसके अलावा धारा 3A का जो दूसरा क्लॉज है वो कहता है कि इस एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो अन्वेषण होगा, वो FIR जिस दिन से रजिस्टर्ड हो जाती है उसके विद इन 30 डेज उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। इस एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात करती है कि इस एक्ट का जो ट्रायल चलेगी, जो विचारण चलेगा, वो विचारण विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे उसमें साक्ष्य लेखन हो या संपूर्ण प्रक्रिया से लेके आर्ग्यूमेंट वगैरह सब चीज, सारा प्रोसीजर जो 1 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन 1 वर्ष में पूरा नहीं हो पाता है तो इसके लिए 6 महीने तक का और बढ़ा सकते हैं, अर्थात कुल मिला के 1.5 वर्ष में जो है इसकी जो है ट्रायल विचारण पूरा होना चाहिए। और इसके बाद जोड़ी गई धारा 3B। 3B ये कहती है कि ये सारे अपराध कंपाउंडेबल है, राजीनामा योग्य है, समनीय है, जिसमें जो है पीड़ित है, जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसको इंजर्ड है, वो व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से जो राजीनामा कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। फिर आती है इसकी धारा 3C। 3C ये कहती है, उपधारणा की बात करती है, प्रजम्पशन की। उपधारणा क्या होती है, यहां पे बात की गई है कि अगर इस एक्ट में FIR रजिस्टर्ड हो गई है तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति दोषी है जब तक कि वो व्यक्ति ना साबित नहीं कर देता। इसकी धारा 3C क्या कहती है, 3C प्रजम्पशन की बात करती है, और धारा 3D है, अर्थात इस एक्ट में अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसकी आपराधिक मन स्थिति की उपधारणा की जाएगी कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर या स्वेच्छाया या ज्ञान से जो है हास्यपूर्वक ऐसा अपराध किया है। तो इस प्रकार हमने एक और बात करता है ये धारा 3E, ये बात करता है क्षतिपूर्ति की, कि अगर इस एक्ट में किसी व्यक्ति को हिंसक गतिविधियों से या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई इंजरी पहुंची है, कोई क्षति पहुंची है, उसको जो नुकसान होगा वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो व्यक्ति उस नुकसान की भरपाई करेगा। उसकी क्षतिपूर्ति की जो है पे कौन करेगा, जिस व्यक्ति ने अपराध किया, जो अभियुक्त है, क्षतिपूर्ति का जो है भुगतान वही व्यक्ति करेगा, और उसके लिए कंपनसेशन के लिए, वो प्रतिकर के लिए वो व्यक्ति लायबल होगा। इस प्रकार हमने महामारी अधिनियम 1897 देखा और ऑर्डिनेंस भी देखा। इसमें महत्वपूर्ण बात हमने ये देखी कि महामारी अधिनियम में 4 धाराएं हैं। जो धारा 1 नाम और विस्तार की बात करती है। धारा 2 तो जो है राज्य सरकार की पावर की बात करती है, राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकती है या इस एक मतलब ऐसी महामारी को रोकने के लिए प्रयास कर सकती है। 2A जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात करती है, और धारा 3 में पनिशमेंट की बात करती है, और धारा 4 जो है उस एक्ट की जो है गुड फेथ में अगर कोई अधिकारी काम करता है तो वो लाइबल नहीं होगा, ये बात करती है। और हमने जो अमेंडमेंट देखा, ऑर्डिनेंस जो देखा अमेंडमेंट का, इसमें मेन ऑब्जेक्ट यही था कि जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी है, कोरोना वॉरियर, उनके साथ में ऐसी कोई हिंसक घटनाक्रम होती है
तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। इसके लिए मेन ऑब्जेक्ट यही था ऑर्डिनेंस लाने का। तो इस अधिनियम और ऑर्डिनेंस की हमने विस्तार से चर्चा करी है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने अच्छे से समझा होगा। और ये आपको हमारा जो लेक्चर है ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना नहीं भूले कि हमारा वीडियो कैसे लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख भेजिएगा, हम उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।